जय हिंद। आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान विषय का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आज हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जिन किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो उत्प्लावन बल से संबंधित कुछ एमसीक्यू करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, उत्प्लावन बल क्या होता है कि द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तु होती है ना, उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है। इस वस्तु ये जो वस्तु है ना, इसमें ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसका नाम क्या है? उत्प्लावन बल। उस उस बल का नाम क्या है? उत्प्लावन बल कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? द्रव में डूबी डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगा बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। और इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है? कोई भी वस्तु होती है ना, अगर वो द्रव के अंदर है, जैसे एक बाल्टी लेते हैं, ठीक है, जो कि होदी के अंदर अपन डालते हैं, होद के अंदर जब डालते हैं, तो जब वो बाल्टी पानी के अंदर रहेगी ना, तो वो पानी के अंदर रहने के बाद वो हल्की हो जाती है। जब तक वो पानी के अंदर है, वो वस्तु क्या होगी? हल्की हो जाती है। तो उत्प्लावन बल के कारण वस्तु क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। वस्तु कैसी हो जाएगी? हल्की हो जाती है। और ये क्यों क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि दो वस्तुओं के अंदर जो दाब होता है ना, दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। अगर वस्तु अ, वायु के अंदर है तो उसके ऊपर लगने वाला दाब अलग होता है, और द्रव के अंदर है तो उस पर लगने वाला दाब क्या होता है? अलग होता है। तो दाब में अंतर के कारण होता है। ठीक है। दाब में अंतर के कारण क्या होगा? अ, ये उत्प्लावन बल कार्यरत करेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कोई वस्तु द्रव के अंदर डूबी है ना, तो उस पर कौन कौन से बल काम करते हैं? तो एक तो बल काम करेगा उत्प्लावन बल, जो कि ऊपर की ओर कार्य करेगा। जो कि कहाँ की ओर कार्य करेगा? ऊपर की ओर कार्य करेगा। लेकिन एक फोर्स और है, एक बल और है, उसका नाम बताइए भाई, क्या हो जाएगा? जो नीचे की ओर कार्य करेगा। अगर कोई द्रव में वस्तु डूबी है तो उसमें नीचे की ओर एक कार्य बल करेगा, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। उसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। ये कहाँ काम करेगा भाई? नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे। तो अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू करते हैं। तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्ञानशाला 007। ठीक है। अब बात करते हैं, अपना पहला प्रश्न क्या है? किसी द्रव में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, उत्प्लावन बल या चुंबकीय बल? तो कौन सा हो जाएगा? उत्प्लावन बल हो जाएगा, बायोन्सी फोर्स। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पानी में वस्तु हल्की क्यों होती है? ठीक है। पानी में जब वस्तु होती है वो हल्की क्यों होती है? घनत्व कम होता है, गुरुत्व कम होता है, या उत्प्लावन बल लगता है, या दबाव कम होता है? तो द्रव के अंदर कोई वस्तु होती है, उस पर एक बल कार्य करता है, उसका नाम क्या है? उत्प्लावन बल। इसी के कारण वस्तु क्या होती है? हमें हल्की प्रतीत होती है। अगला है उत्प्लावन बल क्यों उत्पन्न होता है? तो क्यों उत्पन्न होगा भाई? दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु है, उसका हर माध्यम में उसका दाब अलग अलग होता है। वायु के अंदर उसका दाब अलग होगा, और द्रव के अंदर इसका दाब अलग अलग होता है, जिसके कारण ये वस्तु क्या होती है? आपके अलग हल्की प्रतीत होती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वस्तु का घनत्व। देखो, हर एक वस्तु होती है, उनका घनत्व अलग अलग होता है, जिसके कारण से कुछ वस्तुएं डूबेगी, कुछ तैरेगी, कुछ आंशिक रूप से तैरेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अलग अलग वस्तुओं का जो घनत्व होता है। सबसे पहले बात करते हैं जिनका घनत्व कम होता है, ठीक है, या फिर जिनका घनत्व बराबर होता है। कुछ वस्तुएं होती है जिनका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होगा, और कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा। तो ये कैसे कैसे काम करेगी, तो अपन एक बार देख लेते हैं। अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसका घनत्व क्या है? कम है। ठीक है। तो वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। वो वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। जैसे उदाहरण के लिए लकड़ी। ठीक है।
जो लकड़ी होती है ना, उसका जो घनत्व होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है। अब बात कर लेते हैं अपन, कुछ वस्तुएं होती है जिनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। जिनका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, तो वो वस्तु क्या करेगी, डूब जाएगी। वो वस्तु क्या करेगी, डूब जाएगी। जैसे कि होता है लोहा, ठीक है। लोहे का घनत्व क्या होगा, पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, तो वो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। अब बात करते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कि ना डूबती है, ठीक है, ना वो तैरती है, ठीक है, ना तो इस पार ना उस पार। तो वो वस्तु क्या करेगी, आंशिक रूप से तैरेगी। उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि कुछ वस्तुएं आंशिक रूप से तैरती हैं, ठीक है। तो अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के अगर बराबर हो, तो वस्तु क्या करेगी, आंशिक रूप से तैरेगी। तो वस्तु का डूबना, ठीक है, तैरना या आंशिक रूप से तैरना, ये किस पर निर्भर करता है, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं का घनत्व क्या होगा, अलग अलग होता है। अब इससे संबंधित कुछ अपन एमसीक्यू कर लेते हैं। तो हमारे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगला है, देखो अगला प्रश्न है, वस्तु कब तैरेगी, जब घनत्व कम हो तब तैरेगी, भार अधिक हो, भार अधिक होगा तो डूब जाएगी, ठीक है। आयतन कम हो तो ये भी काम नहीं आने वाला, दाब कम हो। तो वस्तु का अगर घनत्व कम हो तो वो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। जैसे कि उदाहरण दिया था मैंने लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का घनत्व क्या होता है, कम होता है। अगला है, पानी का जहाज, जहाज पानी में क्यों तैरता है, ठीक है, पानी का जो जहाज है वो सिर्फ फ्लोट क्यों करता है, तैरता क्यों है, घनत्व अधिक होता है। देखो घनत्व अधिक होगा तो वो क्या करेगी, डूब जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, औसत घनत्व कम होता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। औसत घनत्व जो होता है जहाज का वो कम होता है, ठीक है। घनत्व कम होने के कारण वो क्या करेगी, तैरती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई वस्तु ना तो द्रव में जो द्रव में अपन डालते हैं ना तो वो तैरे, ठीक है, ना वो डूबे, तो वो क्या होगा, वो आंशिक रूप से तैर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वो आंशिक रूप से क्या हो रही है, तैर रही है। वस्तु का घनत्व अधिक है, अधिक होगा तो वो डूब जाएगी, ठीक है। वस्तु का घनत्व अगर अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अगला है, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोनों का घनत्व बराबर हो तो वस्तु क्या करेगी, आपके आंशिक रूप से तैरेगी। अगला प्रश्न देखिए, लोहा डूब जाता है और लोहे का जहाज तैरता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो लोहा होता है वो तो क्या करता है, डूब जाता है, लेकिन जो लोहे का जहाज होता है वो सिंक करता है या फिर तैरता है, इसका मेन कारण क्या है। इसका मेन कारण क्या होता है, जो लोहा का जहाज होता है ना, उसका घनत्व कम हो जाता है। देखो आपको सीधे ही घनत्व कम कहाँ कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो घनत्व कम दे रखा है आपके ऑप्शन बी में। तो ये एकदम सही हो जाएगा कि जिनका घनत्व कम होता है वो आपके क्या करेगा, तैरेगा। अगला है, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करेगा, एक तो घनत्व पर निर्भर करेगा, ठीक है, कि घनत्व कम है, ज्यादा है, बराबर है, या फिर विस्थापित आयतन पर निर्भर करेगा, कि वो किसने कितना द्रव को उसने विस्थापित किया है, उस पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो विस्थापित आयतन क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, पढ़ लेते हैं अपन, विस्थापित द्रव। देखो आपके सामने एक 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, तो इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक 5 किलो की कोई वस्तु है, उसका वायु में कितना वजन है, 5 किलोग्राम है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, एक द्रव जो एक बीकर है उसके अंदर द्रव भरा था, उसके अंदर मैंने जैसे ही इसको डाला ना, तो इसका वजन कितना रह गया, अब 3 किलोग्राम रह गया, ठीक है। इसका मतलब ये इसने ये क्या करेगा, कुछ जो पानी है ना उसको विस्थापित करेगा, जो कुछ पानी है ना उसको क्या करेगा, विस्थापित करेगा। और ये पानी कितना होगा, 2 किलोग्राम। और यही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापित द्रव। विस्थापित क्या कहलाएगा, द्रव कहलाएगा। या यही आपके क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि ये जो वस्तु है उस पर कितना उत्प्लावन बल लगा है, तो इसने कितना बल लगा है भाई, 2 किलोग्राम का इस पर क्या हुआ, बल लगा है। और इसने 2 किलोग्राम का जो पानी है उसको क्या किया, विस्थापित किया है, ठीक है। तो इससे संबंधित तो कुछ हम एमसीक्यू कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। अगला है, वायु में भार और द्रव में भार के अंतर को क्या कहते हैं, तो वायु में भार माइनस द्रव में भार, तो ये क्या आपके क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल कहलाएगा। देखो इस चित्र को ध्यान से देखिए वापस, कि वायु में इसका भार कितना था और जल के अंदर भार कितना था, तो इसका मतलब उत्प्लावन बल कितना लगा, ये इसका दोनों को माइनस कर दोगे तो ये उत्प्लावन बल आपके आ जाएगा 2 किलोग्राम, ठीक है।
ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल कहलाता है। अगला देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ना, वो क्या कहता है कि द्रव में डूबी वस्तु पर विस्थापित द्रव के भार के बराबर उत्प्लावन बल लगता है। उसने कितना भार को विस्थापित किया, जैसे हमने पढ़ा था वायु में एक वस्तु थी, वापस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वायु में इसका वजन कितना था, 5 किलोग्राम। कहाँ गया, बस। ठीक है, हाँ भाई, वायु में इसका वजन कितना था, 5 किलोग्राम था। और द्रव के अंदर इसका वजन कितना हो गया, 3 किलोग्राम। इसका मतलब इसमें उत्प्लावन बल कितना लगा है, 2 किलोग्राम का लगा है, या फिर इसने कितने भार को विस्थापित किया है, 2 किलोग्राम को। यही आपका क्या कहलाता है, विस्थापित द्रव कहलाता है। ठीक है, आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। अगला देखो, किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है। तो उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा, विस्थापित द्रव के भार के। ठीक है, कितना द्रव विस्थापित हुआ है, ठीक है, उसके भार के बराबर हो जाएगा आपके। एक एमसीक्यू है जो कि न्यूमेरिकल प्रश्न है। देखो, यदि किसी वस्तु का भार 100 न्यूटन है, ठीक है, एक वस्तु है, उसका भार कितना है, 100 न्यूटन। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, 100 न्यूटन है। उसको द्रव में डुबोने पर, हमने इसको द्रव में डुबाया, ठीक है, द्रव में डुबोने पर उसका प्रकट भार 60 न्यूटन हो जाता है। अब इसका वजन कितना हो गया, 60 न्यूटन हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है ऊपर की ओर। तो उसके ऊपर उत्प्लावन बल कितना है, इसका मतलब इसने कितना द्रव को विस्थापित करेगा। तो आपको पता है कितना विस्थापित करेगा, वायु में कितना था, 100, द्रव में कितना था, 60। इसका मतलब इसने कितना विस्थापित किया, 40 न्यूटन बल को, या 40 किलोग्राम। अगर किलोग्राम दे रखा है तो किलोग्राम लिख देना, नहीं तो न्यूटन हो जाएगा। इसने 40 का क्या किया है, विस्थापित किया है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान और भार, जो कि अगली क्लास में हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।